हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम उत्पत्ति के 3 नियम पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया था जो उत्पत्ति ह्रास नियम है उसको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कैसे आपको आ सकता है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और यह बताइए कि उत्पादक उत्पादन की कौन सी अवस्था में उत्पादन करेगा। तो मैंने अभी बताया, अगर आपको उत्पत्ति ह्रास नियम आ जाता है जहाँ उसकी जगह लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आ जाता है, तो इसका मतलब उत्पत्ति ह्रास नियम की जो 3 अवस्थाएं हैं उनको बताना है। तो हमने जो उत्पत्ति ह्रास नियम है वो पढ़ लिया है, लेकिन उसकी आगे व्याख्या करते हैं कि जो उत्पत्ति ह्रास नियम है वो जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं जैसे मार्शल पीगू, तो उन्होंने ये कहा कि उत्पत्ति ह्रास नियम केवल कृषि क्षेत्र में लागू होता है, क्योंकि भूमि के टुकड़े पर जब भूमि का टुकड़ा स्थिर है उस पर अन्य साधनों जैसे श्रम तथा पूंजी की इकाइयां बढ़ाई जाती हैं, तो अंततः जो है सीमांत भौतिक उत्पादकता गिरती है। इसे ही उत्पत्ति ह्रास नियम कहा जाता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे सैमुअल्सन है, हिक्स है, बोल्डिंग है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है, उन्होंने कहा कि जो उत्पत्ति ह्रास नियम है या जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है वो केवल कृषि क्षेत्र में ही लागू नहीं होता बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी लागू होता है। जैसे मान लो एक हमने उद्योग लगाया तो शुरू में उसकी मशीनरी नई होती है तो उत्पादन ज़्यादा होता है, सही काम करती है, लेकिन उस मशीनरी में धीरे धीरे घिसावट होगी, टूट फुट होगी, तो उत्पादन में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाती है, हमारे खर्चे जो है बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब उत्पत्ति ह्रास नियम है वो एक सार्वभौमिक नियम है, वो प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक क्षेत्र में अवश्य रूप से लागू होगा। तो इसको सिंपल शब्दों में क्या कहा सकता है कि यदि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर रहें, कुछ परिवर्तनशील हो, जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन में वृद्धि होती है वैसे वैसे उस साधन का पहले सीमांत उत्पादन, फिर औसत उत्पादन और अंत में कुल उत्पादन में कमी होने लगती है। चूंकि अंत में जाकर उत्पादन में घटने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसे अंततः गिरती हुई सीमांत भौतिक उत्पादकता का नियम कहा है। अब जो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की या उत्पत्ति ह्रास नियम की अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी है, तो ये पहले ही मैंने बता दिया ये अल्पकाल में से संबंधित है। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होंगे, कुछ परिवर्तनशील होंगे। तो इसमें 2 आपको परिभाषा मैं नोट्स भेज रही हूँ, उसमें एक बोल्डिंग की परिभाषा है, एक श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा है। दोनों में क्या अंतर है? बोल्डिंग ने तो अन्य साधनों को स्थिर माना है, केवल एक साधन को परिवर्तनशील मानना है। एक साधन में परिवर्तन होने से सीमांत भौतिक उत्पादकता जो है गिरती है, उसे उत्पत्ति ह्रास या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने क्या कहा है कि इसमें एक साधन को स्थिर मानना है, अन्य सभी साधनों की मात्रा जो है वो परिवर्तनशील है। तो इसमें उत्पत्ति ह्रास नियम जो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की 3 अवस्थाएं हैं जिनका हम अब अध्ययन करेंगे। पहले टेबल बनाएंगे, फिर उसका रेखा चित्र, फिर उन तीनों अवस्थाओं में से बताएंगे कि जो द्वितीय अवस्था है वो सबसे उत्तम अवस्था है और उत्पादक द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन करना चाहता है। इसका कारण क्या है कि जब शुरू में पहली अवस्था होती है, पहली अवस्था कहाँ तक होगी? यहाँ पे एपीपी और एमपीपी बराबर होगा, औसत भौतिक उत्पादन और सीमांत भौतिक उत्पादन होगा, वहाँ तक पहली अवस्था होगी। फिर उसके बाद सीमांत भौतिक उत्पादकता 0 हो जाएगी तो जो द्वितीय अवस्था होगी। इसके बाद सीमांत भौतिक उत्पादकता गिरनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिव ऋणात्मक हो जाएगी, तो वो तृतीय अवस्था होगी। और जो उत्पादक है वो द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। इसका कारण क्या है? पहली अवस्था जो होती है, जो परिवर्तनशील साधन है, उस जो एक स्थिर साधन है उसके साथ हम परिवर्तनशील साधन लगाते हैं तो स्थिर साधन का पूरा उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी तुलना में स्थिर साधन कम होते हैं तो उत्पादन कम बढ़ता है। तो द्वितीय अवस्था में क्या होगी? जो अनुकूलतम अवस्था आ जाएगी, स्थिर साधन के साथ जितने परिवर्तनशील साधन चाहिए तो उत्पादन बढ़ता है, लागत घटती है, और द्वितीय अवस्था जो होगी अनुकूलतम अवस्था। तृतीय अवस्था क्या होगी कि स्थिर साधन तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि परिवर्तनशील साधन को तो हम लगातार बढ़ा रहे हैं। स्थिर साधन जो है परिवर्तनशील साधन की तुलना में कम पड़ जाएगा, तो परिवर्तनशील साधनों का सदुपयोग नहीं होगा और उस सीमांत भौतिक उत्पादकता गिर जाएगी, लागत बढ़ जाएगी। तो कहने का
मतलब कि द्वितीय अवस्था ही उत्पादन की अनुकूलतम अवस्था है। तो अब हम इसी का अध्ययन एक टेबल और रेखा चित्र की सहायता से करते हैं। थैंक्स स्टूडेंट। अब हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या तालिका और रेखा चित्र की सहायता से करेंगे। तो ये एक हमने तालिका बनानी है। इसमें भूमि स्थिर साधन है, यहाँ लेबर यूनिट ऑफ लेबर श्रम की इकाइयाँ जो परिवर्तनशील है, टीपीपी टोटल फिजिकल प्रोडक्शन कुल भौतिक उत्पादकता, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन सीमांत भौतिक उत्पादकता, एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन एपीपी औसत भौतिक उत्पादकता और तीनों अवस्थाएं स्टेजेस। तो इसमें आपने केवल एमपीपी को लिखना है। मान लो भूमि की तो हमने 10 इकाइयाँ ले ली, मतलब 10 इकाइयाँ ली हैं, और इसमें आपने श्रम की इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने एमपीपी याद कर लेना है। फिर आपकी टीपीपी एपीपी निकल आएगी। शुरू में क्या होता है, जब भी कोई हम उत्पादन शुरू करता है, हो सकता है कि सीमांत भौतिक उत्पादकता एक बार बढ़े, लेकिन उसके बाद वो गिरेगी, फिर शून्य होगी, फिर ऋणात्मक होगी। तो ये इसीलिए इसको अंततः गिरती हुई सीमांत भौतिक उत्पादकता का नियम भी कहा जाता है। तो आपने एमपीपी कैसे याद करना है, 10 20 30, फिर घटा देनी है 20 10 0 -10 -20 और -30। इस तालिका में आपने एमपीपी याद करना है। एमपीपी पहले आपने 1-2 स्टेज तक बढ़ानी है, फिर उसके बाद गिरती जाएगी और सभी में 10-10 का अंतर है। एमपीपी से टीपीपी कैसे निकलेगा, पहले अगर 10 10 और 20 30 30 और 30 60 60 और 20 80 80 और 10 90 90 और 0 90 90 में से 10 घटाए 80 80 में से 20 घटाए 60 60 में से 30 घटाए 30। अब एपीपी टीपीपी को यूनिट ऑफ लेबर से डिवाइड कर देंगे। 10 को 1 से डिवाइड किया 10, 30 को 2 से डिवाइड किया 15, 60 को 3 से डिवाइड किया 20, 80 को 4 से डिवाइड किया 20, 90 को 5 से डिवाइड किया 5 एकम 5 18, 90 को 6 से डिवाइड किया 6 एकम 6 3 15, 80 को 7 से डिवाइड किया 7 एकम 7 बच गए 1, 7 एकम 7 बच गए 3 4, फिर 60 को 8 से डिवाइड किया 8 7 56 4 8 5 40, 30 को 9 से 9 दिया 27 बच गए 3 3.3 या 3.4 आप लिख सकते हैं। अब स्टेजेस स्टूडेंट ध्यान रखना, पहली स्टेज वहाँ पे होगी, यहाँ पे एमपीपी और एपीपी बराबर होगा। कहाँ पे बराबर है, ये चौथी स्टेज 4 इकाइयों तक, यहाँ तक एपीपी और एमपीपी बराबर है। तो ये है फर्स्ट स्टेज, पहली अवस्था। और दूसरी अवस्था क्या होगी, एमपीपी शून्य होगा, यहाँ से दूसरी स्टार्ट होगी, यहाँ पे सेकंड स्टेज, क्योंकि सेकंड स्टेज के बाद क्या है, एमपीपी ऋणात्मक होगी। तो एमपीपी को ध्यान में रखकर आपने तीनों स्टेजेस लिखनी है। थर्ड स्टेज, तो इसका हम रेखा चित्र बनाते हैं। थोड़ा सा बड़ा रेखा चित्र बनेगा इसके नीचे भी, क्योंकि ऋणात्मक वैल्यूज भी हैं, तो हम नीचे भी जगह रखेंगे। तो इस तरह से ओ वाई अक्ष पर टीपीपी, एमपीपी, एपीपी, यहाँ पे श्रम की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ श्रम की इकाइयाँ कितनी है, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर 10-10 का अंतर ले लेते हैं हम, अधिकतम 90 है तो 10-10 का अंतर 10, ये अंतर समान होना चाहिए। 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। पहली इकाई पे टीपीपी कितना है, 10। पहली इकाई पे
TPP है हमारा 10, दूसरी इकाई पे 30, दूसरी इकाई पे 30, तीसरी इकाई पे 60, है, चौथी इकाई पे 80, पांचवी इकाई पे 90, छठी इकाई पे 90, सातवीं इकाई पे 80, ये डॉटेड लाइन लगा के आप कर सकते हो। आठवीं इकाई पे 60, 60 वाली ये है। नौवीं इकाई पे 30, इन बिंदुओं को मिला दो, हाथ से मिलाना है। यहाँ पे ये बराबर है, इसके बाद ये आ गई TPP। पहले बढ़ रही है कम दर से, फिर तीव्र दर से बढ़ रही है, फिर स्थिर हो जाती है, फिर गिरना शुरू हो जाती है। तो इसके बाद क्या है MPP। MPP पहले क्या है 10, दूसरा कितना है 20, तीसरा कितना है 30, चौथा कितना है 20, पांचवा कितना है 10, छठे पे कितनी है 0, और इधर हम लेंगे -10, -20, -30, या माइनस ना भी लगा, अंडरस्टूड ये है कि 0 के नीचे वाली वैल्यू माइनस में होती हैं। फिर 7 पे कितना है 10, फिर 8 पे कितना है 20, 9 पे कितना है 30, -30। इन बिंदुओं को मिला दो, फिर इसके बाद ये है MPP। अब हम AP ड्रा करते हैं। पहले पे कितना है 10, दूसरे पे 15, 10 और 20 के बीच में हो गया। फिर है 20, तीसरे पे कितना 20, चौथे पे कितना है 20, पांचवे पे कितना है 18, यहाँ इन दोनों के बीच में आ गया। फिर है 15, 6 पे 15, फिर है 11 पॉइंट, तो यहाँ भी ऊपर आएगा थोड़ा सा, ये 15 यहाँ पे 11, 10 से थोड़ा सा ऊपर है। फिर है 7, 10 से नीचे यहाँ पे 9 पे कितना है 3.3। इसको अगर हम मिलाते हैं, ये APP। स्टूडेंट ध्यान रखना, APP OX अक्ष को टच नहीं करेगी, और MPP पहले बढ़ेगी, फिर गिरेगी, फिर 0 होगी, उसके बाद ऋणात्मक होगी। अब तीनों स्टेजेस, पहली स्टेज क्या होगी, यहाँ पे APP MPP बराबर हैं, इसको डार्क कर देना। ये फर्स्ट स्टेज है। और दूसरी स्टेज का है, यहाँ पे MP 0 होगी, 0 कहाँ पे है 6 इकाइयों पे। ये सेकंड स्टेज, और बाकी वाली थर्ड स्टेज। स्टूडेंट आम अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ये MP ये जो ज़्यादा हो, यहाँ तक फर्स्ट स्टेज बता देते हैं, ये गलत है। यहाँ पे AP और MP बराबर होगा, वहाँ पे फर्स्ट स्टेज होगी, फिर द्वितीय स्टेज यहाँ पे MP 0 होगा, इसके बाद तृतीय स्टेज। अब उत्पादक कौन सी अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि उत्पादक द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा, क्योंकि पहली अवस्था में तो MPP बढ़ रही है तो वो बढ़ाता जाएगा, गिरेगी MPP 0 हो जाएगा,
जाएगी तो दूसरी स्टेज वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तीसरी स्टेज में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो जो MPP है वो ऋणात्मक हो जाएगी। पहली स्टेज में स्थिर साधन का मतलब स्थिर साधन के साथ जब परिवर्तनशील साधन लगाए जाते हैं तो स्थिर साधन का पूरा उपयोग नहीं होता, इसलिए हम और साधन बढ़ाते हैं। फिर द्वितीय स्टेज में स्थिर साधन के साथ जितने परिवर्तनशील साधन चाहिए उनका सही उपयोग होता है। फिर जब परिवर्तनशील साधनों को और बढ़ा देते हैं तो स्थिर साधन कम पड़ जाता है, परिवर्तनशील साधनों का सही उपयोग नहीं होता, तो MPP गिरना शुरू हो जाती है, तो वो थर्ड स्टेज है। कहने का मतलब उत्पादक द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन करना पसंद करेगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।